तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वापस से शुरू करते हैं क्लास 9 का बल तथा गति के नियम के प्रश्न उत्तर हमें करने हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि क्या है इस चैप्टर में और क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड पे तुम्हें दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर देता हूं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। अब एक चीज समझो कि कोई वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है, वो असंतुलित बल का अनुभव कर रही है। समझ में आ रही बात? असंतुलित बल का अनुभव कर रही है, ठीक है। और क्या किसी असंतुलित बल से तो वो कर रही है, लेकिन उसने कहा कि क्या कोई वस्तु अशून्य वेग से गति कर सकती है? अगर करती है तो हाँ बताओ, नहीं करती है तो कंडीशन बताओ। देखो, सबसे पहली चीज क्या है कि असंतुलित बल क्या होता है। असंतुलित बल वो होता है जो वस्तु के वेग में परिवर्तन करता है, मतलब कि त्वरण बढ़ता है जिसमें। समझ में आ रही बात? क्योंकि जब तक असंतुलित बल कार्य नहीं करता है तब तक कोई भी वस्तु त्वरित नहीं होती है, ठीक है। कोई भी वस्तु का त्वरण नहीं बढ़ता है। तो जब असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा होगा तो उस स्थिति में क्या क्या कंडीशन बन सकती है? कहने का मतलब है अशून्य वेग। तो पहली चीज देखो, पहला क्या हो सकता है? पहली कंडीशन क्या हो सकती है? पहली कंडीशन या पहली स्थिति यह हो सकती है कि जब उस पर असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा होगा तब वो या तो एक समान वेग से चल रही होगी, ठीक है, एक समान वेग से गति कर रही होगी। पहली स्थिति तो ये हो सकती है, क्योंकि अगर एक समान वेग से जा रही होगी तो इसका मतलब क्या है, उसमें असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा होगा, ठीक है भाई। और दूसरा क्या कह सकते हैं हम? दूसरी स्थिति क्या कह सकते हैं कि भाई जो वस्तु है जिस सतह पर चल रही है, ठीक है, कोई भी सतह हो सकती है, उस सतह पर घर्षण बल भी विपरीत दिशा में कार्य कर रहा होगा, ठीक है। जब वस्तु किसी सतह पर गति करते हुए प्रतीत हो रही होगी, कर रही होगी, तब विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करेगा। देखो, अगर कोई भी वस्तु को हमने, जैसे कोई बॉल है, बॉल अगर जा रही है नीचे, हमने किक से मारी, इतने तरीके से नहीं मारी कि हवा में उड़ रही है, नहीं भैया, हवा में नहीं, जमीन पे ही चल रही है। हमने उसमें जब घर्षण बल लग रहा होगा तो एक जगह पे जाकर वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि उस पर असंतुलित बल अनंत समय तक कार्य नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये दो स्थिति हो सकती हैं, और दो स्थिति हमने बता दी कि या तो वो एक समान वेग से गति कर रही होगी या फिर एक दिशा में गति कर रही होगी, ठीक है, एक दिशा में गति करेगी। तीन चीजें हो सकती हैं। दूसरी यह है, दूसरी मैंने बता दी कि जब वस्तु किसी सतह पर गति कर रही होगी तो विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करेगा। और घर्षण बल कहां लगता है? जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। समझ में आ गया पहला सवाल? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं सेकंड की तरफ। दूसरा सवाल देखो, दूसरा क्या है? जब किसी छड़ से एक दरी, बोर्ड पे दिख रहा होगा तुम्हें क्वेश्चन, जब किसी छड़ी से एक दरी कॉर्पेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। भाई देखो, नॉर्मल सी चीज है भाई, सबके घरों में दरी होगी, रजाई होगी, ठंड का समय चल रहा है, सबके पास होगी, ठीक है भाई। जब हम क्या करते हैं, जब हमारी रजाई, दरी या फिर कॉर्पेट क्या होता है, जब बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, मतलब एकदम मैला हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, किसी डंडे से, किसी छड़ी से हम जब उसमें मारते हैं तो हम देखते हैं कि भाई वो जो धूल के कण है वो बाहर की ओर निकलते हुए दिखते हैं। धूप में देखोगे या छाया में देखोगे तो साफ साफ हमें दिख जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हमें स्पष्ट करके बताना है। अब समझो मेरी बात को भाई। हमने जो जड़त्व का नियम पढ़ा हुआ है, जड़त्व का नियम हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, रहना चाहती है ना, स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वो गति ही करती रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई हम बाह्य बल ना लगाएं। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जब भी हम किसी दरी या कॉर्पेट पे छड़ी मारते हैं तो जो धूल के कण है
वो तो स्थिर अवस्था में होते हैं, लेकिन जो हमारी दरी, कॉर्पेट या रजाई होती है वो क्या आ जाती है, गति में आ जाती है, जिसके कारण धूल के कण इधर से उधर नहीं जाते हैं, धूल के कण अपनी जगह पे ही होते हैं, लेकिन जो दरी होती है वो गति की अवस्था में आ जाती है। इसके कारण धूल के कण क्या है, हमें दिखते हैं, क्योंकि कंपन गति में आ जाते हैं वो, है ना। कंपन गति मतलब कि इधर से उधर हमें दिख रहे होते हैं, लेकिन वो होते अपनी जगह पर ही है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या कहेंगे, मैं बता देता हूं, लिखना है तो लिख लेना। जब किसी छड़ी या कॉर्पेट को पीटा जाता है तो उसके जो कण होते हैं वो विराम अवस्था में ही रहना चाहते हैं। ठीक है, जब उसे छड़ से पीटा जाता है, और ये कंपन गति में आ जाते हैं। ठीक है, और ये जड़त्व के नियम से भी हम कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पक्का। अगले क्वेश्चन पे आओ। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? फिर वही बात आ गई, बोर्ड पर लिखा होगा क्वेश्चन कि जो बस पर सामान रखा जाता है भाई, उसको हम किसी रस्सी से वगैरह से क्यों बांधते हैं? वही बात हो गई ना, अगर हम कार के अंदर या बस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है भाई, जब कार आगे की ओर बढ़ती है तो जो हमारा नीचे का हिस्सा होता है वो तो गति की अवस्था में आ जाता है, लेकिन ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है ये विराम अवस्था में रहता है, जिसके कारण क्या होता है, पीछे की ओर चले जाता है। समझ में आई बात? ये मैंने पहले भी बताई थी पिछली वीडियो में। ठीक है, तो यही चीज सामान के साथ है। जब सामान को हम छत पर रखते हैं गाड़ी की, तो क्या होता है कि जब हम गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो जो उसका हिस्सा है वो क्या करेगा, पीछे की ओर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो गिर भी सकता है। या फिर हम अगर ब्रेक लगाएंगे तो जो उसका बक्सा है या कुछ भी बॉक्स है वो आगे की ओर चले जाएगा सामान। ठीक है, क्योंकि वो अगर गति करेगा तो वो विराम अवस्था में है, और जब वो विराम अवस्था में होगा तो वो गति में आ जाएगा। समझ में आई बात? यहां पर भी जड़त्व का ही नियम लग रहा है तीसरे सवाल में। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी सामान को, बक्से को, कुछ भी हो, उसको हम छत पर अगर रखते हैं तो उसे हम क्या कर देते हैं, रस्सी से बांध देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोर्थ पे, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। ठीक है भाई, कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि 5 अवस्थाएं दे रखी हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। हमने क्या कहा, एक क्रिकेटर है, उसने क्रिकेट की बॉल को मारा और बॉल क्या करने लग गई, गति करने लग गई। ठीक है भाई, जब गति करा तो कुछ समय चलने के बाद वो क्या हो गई, रुक गई। अब जब कुछ समय चलने के बाद रुकी है तो वो धीमी हो गई। 5 स्थितियां हैं इसमें, 5 नहीं 4 हैं केवल। पहली है, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। दूसरा है, वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती है। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। इसी का ये, ठीक है, चौथा यह है कि गेंद पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, अतः गेंद विरामावस्था में आने के लिए प्रयासरत है। चयन करें। अब देखो भाई, क्रिकेटर है, क्रिकेट खेला, उसने बॉल को मारा, बॉल जब गई तो बॉल क्या गई, लुढ़कते हुए गई, और कुछ समय पश्चात क्या हो गई, वो एक जगह पर रुक गई। अब इसमें क्या है, अगर हम नॉर्मल वे में कहें, अगर हम साइंस के स्टूडेंट नहीं होते, नॉर्मल होते, तो हम क्या कहते हैं कि भाई उसने सही तरीके से हिट नहीं किया होगा इसलिए रुक गई। और अगर सही तरीके से करता भी तो एक अंत में जाके ऐसी स्थिति तो आती ना जहां पर वो रुकती, बिल्कुल रुकती, है ना। दूसरी स्थिति हम क्या कह सकते हैं कि जो वेग है वो बल के समानुपाती है। कैसे कह सकते हैं भाई, अगर मैं बॉल को मारूंगा तो क्या चलती रहेगी, लगातार चलती रहेगी? नहीं, लगातार नहीं लुढ़कती रहेगी। तीसरा ये था कि जो जिस जगह पे बॉल थ्रो की है, ठीक है, उस पर क्या कार्य कर रहा है, एक विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है। तीसरा ये हो गया। चौथा उसने ये कह दिया कि भाई जो हमारी बॉल है वो क्या कर रही है, जिस वेग से चल रही है, ठीक है, उस पर क्या कर रहा है, कोई असंतुलित बल कार्यरत है कि नहीं। मतलब उसने कह दिया कि इस पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है, जिसके कारण क्या है, ये अंत में जाके रुक गई। तो भाई मुझे तो इसमें तीसरी स्थिति लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब किसी वस्तु की सतह पर हम गति करते हैं तो उसकी विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, घर्षण बल कह देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बॉल लुढ़क रही होगी तो उसकी विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा होगा, जो कौन सा बल कहलाएगा, घर्षण बल कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। एक ट्रक है जो विरामावस्था से क्या कर रहा है, किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है।
यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर लेता है। 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर लेता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले बल की गणना करें। इस पे लगने वाला बल कितना है? 7 टन है। ठीक है भाई, ठीक हो गया, कर लेते हैं इसको। उसने कह दिया कि भाई एक ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक है, ये क्या करा, पहाड़ी से नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है भाई, और टाइम कितना लगा, समय लगा यहां पर 20 सेकेंड का। और 20 सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय कर ली? 20 सेकेंड में उसने कितनी दूरी तय कर ली? 400 मीटर की दूरी तय कर ली। मतलब कि टोटल कितनी दूरी डिस्टेंस है? 400 मीटर है। इतनी बात आई समझ में? भाई एक ट्रक है जो नियत त्वरण से नीचे की ओर जा रहा है, जब वो जा रहा है तो उसने 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर ली। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम ऐसे ना समझ के तो ग्राफ वाला समझोगे तो ग्राफ वाले से भी हो जाएगा, जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये है हमारा दूरी और ये है समय। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, 400 मीटर की उसने दूरी तय कर ली। अब यहां से अगर हम कहें कि हमें निकालना क्या है, तो सबसे पहली चीज उसने क्या निकालने को कही है? इसका त्वरण ज्ञात करना है। इसका क्या करना है? त्वरण ज्ञात करना है। अब यहां से जब हम इसकी कौन सा नियम लगा सकते हैं गति का? देखो, पहले नियम में क्या होगा? v बराबर u प्लस ए टी। तो वहां पर हमें त्वरण निकालना है, समय पता है, प्रारंभिक वेग भी पता है, और अंतिम वेग तो 0 होगा ही होगा। ठीक है भाई, तो यहां से जब हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी निकालेंगे, और दूरी भी हमें पता है, तो इसमें तो भाई दूरी लग नहीं पाएगी। दूरी भी हमें दी हुई, तो दूरी का तो सीन हो ही नहीं पाएगा इसमें भाई। अब आते हैं दूसरे नियम पे। दूसरा है हमारा, सॉरी नियम कह रहा हूं, समीकरण है ना, गति का द्वितीय समीकरण। तो s बराबर होता है हमारा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहां से अगर हम लगाएं गति का द्वितीय समीकरण, अब गति का द्वितीय समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां से हमें u दे रखा है 0 मीटर प्रति सेकंड होगा, क्योंकि भाई प्रारंभिक वेग तो 0 ही रहा होगा ना, कुछ समय पश्चात तो 400 मीटर उसने किया 20 सेकंड में। समय हमें कितना दे रखा है? 20 सेकंड का। ठीक है भाई, इतना हमें पता है। और दूरी उसने कितनी तय की है? 400 मीटर। रख दो इसमें। इसमें जब रख के करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पर क्या आएगा? एस है हमारा कितना? 400 मीटर। तो यह आ गया हमारा 400। u मतलब कि 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए हमें निकालना है, और टी कितना है? 20। तो 20 इंटू 20 कर सकते हैं। ये 2 से 10 टाइम्स में चले जाएगा, तो यहां बचेगा 400 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 200 ए। तो ये हो जाएगा 400/200 इज इक्वल्स टू ए। और ये कितना हो जाएगा? a इज इक्वल्स टू 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया? त्वरण निकल कर आ गया। त्वरण किससे आया? गति के द्वितीय समीकरण से। अब उसने इसके बाद क्या कहा है? उसने इसके बाद कहा है अतः इसका द्रव्यमान 7 टन है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से, फिर करते हैं। थोड़ा बोर्ड हमारा छोटा पड़ जाता है, कोई बात नहीं। उसने इसका द्रव्यमान कितना दे रखा है? द्रव्यमान मतलब कि m, वो है 7 टन। और एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। ठीक है भाई, अब यहां से हमें दे दिया उसने द्रव्यमान, त्वरण हमें पता है, लगने वाला बल निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहां से क्या होगा? F बराबर ma। ये द्वितीय नियम है ना, गति का द्वितीय नियम। यहां से F बराबर m हमारा कितना है? 7000 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू 14,000 क्या आएगा? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। इस तरीके से हमारा क्या हो गया? ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन में उसने हमसे कहा था कि भाई एक ट्रक है जो नियत त्वरण से नीचे की ओर जा रहा है। उसने क्या किया? 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर ली। अब जब 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय कर ली, तो इसमें हमें त्वरण ज्ञात करना था।
अब जब त्वरण ज्ञात करना था तो गति के प्रथम समीकरण में जाएं तो v बराबर u प्लस एटी होता है। तो इसमें अगर हमें अंतिम वेग दिया हुआ होता और प्रारंभिक वेग तो हम निकाल लेंगे, तो वहां से हम त्वरण निकाल देते हैं। लेकिन इसमें हमें दूरी दे दी उसने, तो हमें गति का द्वितीय समीकरण लगाना पड़ेगा, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वहां से हमने क्या किया, त्वरण निकाल दिया। त्वरण निकालने के बाद उसने कहा कि जो ये ट्रक है इसका जो द्रव्यमान है, मतलब इसका जो द्रव्यमान दे रखा है हमें 7 टन दिया हुआ है। तो 7 टन मतलब 1 टन में हमारे 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 7 टन में 7000 किलोग्राम हो जाएंगे। वहां से F बराबर ma किया, m हमारा ये आ गया, a हमारा त्वरण हमने अभी निकाला है, यहां से हमारा बल आ गया, कितना लगेगा बल उस पर। ठीक हो गया भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा होगा बोर्ड पे, मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर उसको रीड करो। तुम लोग देखो क्वेश्चन को क्या है, थोड़ा सा समझ में आता है तो कोशिश करो, वरना मैं तो बता ही रहा हूं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। ठीक है भाई, तो उसने 50 मीटर की दूरी तय कर ली। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करें। ठीक है भाई, 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को हमने क्या किया, 1 किलोग्राम के पत्थर को देखो यहां से, इसका द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम। ठीक है भाई, ये हमें दिया है, द्रव्यमान कितना है 1 किलोग्राम। पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका गया है। ठीक है भाई, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग u बराबर 50 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड है ना, 20 मीटर प्रति सेकंड। और अंतिम वेग क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा हमारा v बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है भाई, उसके बाद उसने क्या कहा कि झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पे हमें दूरी भी दे दी है, दूरी कितनी दे रखी है, s बराबर 50 मीटर। उसके बाद क्या करता है, वो रुक जाता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला बल ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ज्ञात करना है पत्थर व बर्फ के बीच लगने वाला बल, मतलब कि F निकालना है। और F के लिए हमें द्रव्यमान दे रखा है, A भी निकालना पड़ेगा भाई। त्वरण के बिना तो नहीं कर पाओगे ना, बल कैसे निकाल पाओगे त्वरण के बिना। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर लगाएंगे गति का समीकरण। अब गति का समीकरण कौन सा लगेगा, पहले समीकरण पे आते हैं। सबसे पहले v बराबर u प्लस एटी। अब v भी पता है हमको, u भी पता है, a निकालना है और समय हमें नहीं दिया इस सवाल में, पहला तो कैंसिल हो गया सीधे सीधे। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें भी समय है, ये भी नहीं निकाल सकते। ठीक है भाई, देखो यहां पर ध्यान समझो, v बराबर u प्लस एटी की बात की है इसने, तो हमें त्वरण निकालना है, कोई बात नहीं, t हमें दिया ही नहीं है, u और v पता है, तो ये तो हम कर ही नहीं सकते। फिर है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहां पर भी t आ गया तो फिर नहीं कर सकते। थर्ड क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि अंतिम वेग पता है, प्रारंभिक वेग पता है और दूरी भी पता है, तो यहां से हम त्वरण निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो यहां से कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, गति के तृतीय समीकरण से। तो v स्क्वायर मतलब कि v हमें कितना दे रखा है 0, तो ये सीधे 0 स्क्वायर हो जाएगा। u कितना है हमारा प्रारंभिक वेग 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा दूरी कितनी है 50। सब कुछ तुम्हारे सामने सेम वैसा का वैसा ही लिख दिया मैंने। तो ये हो जाएगा 0 बराबर 400 प्लस 100a, और ये हो जाएगा माइनस का 400 और ये 100a, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो a बराबर -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
ठीक है भाई। तो यहां से हमारा क्या निकल कर आ गया, त्वरण -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब निकालना है हमें बल, तो बल तो आसानी से निकल जाएगा। लगने वाला घर्षण बल, ठीक है भाई। अब घर्षण बल निकालना है तो ये F बराबर क्या हो जाएगा, ma। F बराबर m कितना है 1 इंटू -4, तो F इज इक्वल्स टू -4 न्यूटन। मतलब कि जिस दिशा में बल लगाया गया है उसकी विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा, और घर्षण बल विपरीत दिशा में कितना लगेगा, -4 न्यूटन का लगेगा। ठीक है भाई, कुछ भी नहीं था इस सवाल में, उसने बस इतना कहा कि भाई एक पत्थर है जो 1 किलोग्राम का है। ठीक है भाई, उस पत्थर को जब हमने नीचे फेंका तो वो 20 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण वेग से नीचे की ओर गया, और जब वो नीचे की ओर गया तो वो टकराने के बाद उसने 50 मीटर की दूरी तय कर ली। अब जब 50 मीटर की दूरी तय कर ली तो उसने ये कहा कि पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करो। अब लगने वाले घर्षण बल की गणना करेंगे तो उसके लिए हमें फिर त्वरण चाहिए, और त्वरण निकालने के लिए हमें गति के समीकरण की आवश्यकता है। तो जब गति का समीकरण लगाएंगे तो हमने देखा कि गति के प्रथम समीकरण से हो तो नहीं रहा है, ना गति के द्वितीय समीकरण से हो रहा है, तो हमने देखा गति के तृतीय समीकरण से ये सॉल्व हो जा रहा है। तो हमने गति का तृतीय समीकरण लगाया, वहां से हमने त्वरण निकाला। त्वरण निकालने के बाद हमने यहाँ पर F बराबर ma यहाँ पर हमने लगाया फॉर्मूला बल का, जो कि यहाँ पर हमारा क्या आया, -4 न्यूटन घर्षण बल है ये। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई, बोर्ड पे आ गया होगा क्वेश्चन, कौन सा है देखो। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक 8000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। ठीक है भाई, एक 8000 द्रव्यमान का रेल इंजन है जो 2000 वाले डब्बों को 5 डब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है, यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता है तथा यदि पटरी 5000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, तो ज्ञात करें नेट त्वरण बल। नेट त्वरण बल निकालना है, तो नेट त्वरण बल हमारा कितना होगा टोटल। देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नेट त्वरण बल। ठीक है, तो नेट त्वरण बल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना बल लग रहा होगा इंजन के द्वारा, रेल इंजन के द्वारा, घर्षण बल उसकी विपरीत दिशा में पटरियों के द्वारा लग रहा होगा। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर हमारा जो बाकी उन्होंने बताया है कि 5000 का लगा रहा है ना वो, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या निकल कर आएगा, देखो नेट त्वरण बल के लिए हम क्या कहेंगे, रेल इंजन द्वारा लगाया गया बल, रेल इंजन द्वारा लगाया गया बल माइनस पटरी के द्वारा लगाया गया बल। तो यहां से क्या हो जाएगा, रेल इंजन द्वारा लगाया गया बल कितना है हमारा 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन, और ये कितना है 5,000 न्यूटन। तो टोटल हमारा तो कितना आ जाएगा 35,000 न्यूटन का क्या लगा भाई, त्वरण बल लगा नेट। कोई दिक्कत भाई, कुछ समझो ना। घर्षण बल क्या होता है, घर्षण बल लगा रहा होगा पटरी के द्वारा लगाया गया बल, क्योंकि पटरी भाई विपरीत दिशा में लगाएगी तो वो पीछे की ओर लगाएगी, और ये रेल इंजन आगे की ओर लगाएगा, तो भाई ये माइनस ही करना पड़ेगा ना, तभी तो नेट त्वरण बल निकल कर आएगा। तो वो हमारा कितना आ गया 35,000 न्यूटन का बल लगाया। दूसरा क्या पूछा है उन्होंने, दूसरा पूछा है इन्होंने रेल का त्वरण। रेल का त्वरण कितना आएगा, तो रेल का त्वरण निकालने के लिए हमें कैसे करना पड़ेगा बताओ भाई, रेल का त्वरण कैसे आएगा, लगाओ दिमाग भाई। रेल का त्वरण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो रेल इंजन का जो हमारा त्वरण है वो कितना है वो निकालना पड़ेगा पहले तो हमें, रेल इंजन का त्वरण, और उसके लिए हमें द्रव्यमान पता होना चाहिए। समझ में आ रही है बात।
तो रेल इंजन का द्रव्यमान निकालने के लिए टोटल हमें करना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूं कैसे होगा। क्या बोला है दूसरे महीने में, क्या बोला है, टोटल त्वरण निकालना है हमें, है ना। ठीक है भाई, तो रेल इंजन का त्वरण, रेल इंजन का त्वरण। अब भाई त्वरण निकालने के लिए A बराबर F बटे M करना पड़ेगा। बताओ भाई, ये कंडीशन करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। और इसके लिए जो ट्रेन इंजन कह रहा हूं, रेल इंजन पर जो लगने वाला बल है वो कितना है, वो है हमारे पास 40,000 का। और उसका द्रव्यमान कितना है, उसका हमें दे रखा है 8,000 द्रव्यमान दे रखा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 3 0 कैंसिल, 8 पंजे 40। तो A बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूसरा तो हमारा ये हो गया बड़े आसानी से भाई, रेल का त्वरण निकालना था, हमने रेल का त्वरण निकाल दिया। ठीक है भाई, 5 मीटर प्रति सेकेंड निकल गया रेल इंजन का त्वरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां से थर्ड कंडीशन क्या पूछी है उसने, कि एक डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पर लगाया गया बल, एक डिब्बे के द्वारा दूसरे डिब्बे पर कितना बल लगाया गया है। तो लगा दो भाई यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन क्या है, एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 केजी है, 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना, मतलब कि गाड़ी को रोकना है, तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा। बोर्ड पे दिख रहा होगा तुम लोगों को क्वेश्चन। अभी कर देते हैं, इसको भी निपटा देते हैं। कि भाई एक गाड़ी है जिसका द्रव्यमान कितना है, एक गाड़ी का द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है, गाड़ी का द्रव्यमान ये 8वां है, ठीक है 8। गाड़ी का द्रव्यमान हमें कितना दे रखा है, 1500 किलोग्राम। ठीक है भाई, 1500 किलोग्राम हमें दे रखा है। इसने कहा यदि गाड़ी को माइनस ऋणात्मक के बल से, है ना, ऋणात्मक त्वरण से क्या करना पड़ रहा है, विरामावस्था में लाना पड़ रहा है। ठीक है, तो त्वरण कितना हो जाएगा, A बराबर माइनस का 1.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कहा उसने, गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल निकालना है। तो बहुत आसान सवाल है। F बराबर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, MA। तो F बराबर M कितना है, 1500 गुणा माइनस का 1.7, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1500, 1.7 बटे यहाँ से 10 हो जाएगा, 1 0 कैंसिल, तो कितना हो गया, माइनस का 1050 न्यूटन। 15 7 105, 1 मिनट 17 है ना बेटा, ये रॉन्ग हो जाएगा ऐसे। ये है 150 गुणा 17, निकाल दो कितना आएगा, 0 तो रहने दो, 15 7 105, 10 बचा, 15 कम 15 और 10 25, तो माइनस का 50 न्यूटन का बल लगेगा भाई गाड़ी और सड़क के बीच। गाड़ी व सड़क के बीच लगने वाला बल, तो F बराबर माइनस 50 न्यूटन। ठीक है भाई, तो ये लगेगा गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला बल। अब करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बहुत इजी है, एकदम आसान है। उसने कहा है किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा। जाहिर सी बात है mv होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। क्योंकि जो संवेग होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो द्रव्यमान हमारा m होता है और वेग हमारा v होता है, तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग मतलब कि mv। P बराबर mv हमने पढ़ा हुआ है ना, P से दिखाते हैं संवेग को। 10th क्वेश्चन और करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है वो मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा, जितने भी बचते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन को देखते हैं। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं, बक्से पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा। अब खुद समझो, अगर मैंने किसी बक्से को क्या करा, नियत वेग से 200 न्यूटन का बल लगाकर क्या किया, धक्का दिया, तो जाहिर सी बात है जब वो रुकेगा
तो घर्षण बल भी उसकी विपरीत दिशा में 200 न्यूटन का ही लगेगा, जाहिर सी बात है भाई। क्योंकि अगर मैंने किसी भी बक्से को क्या किया है, किसी बक्से को धक्का लगाया ना, बक्से को, हाँ 200 न्यूटन का बल लगाया, बक्से को 200 न्यूटन का बल लगाया। अब मुझे एक बात बताओ, ये कोई एक बक्सा है, अगर ये 200 न्यूटन के बल से क्या हुआ, आगे की ओर जाने लग गया। अब जब ये आगे की ओर यहाँ पहुंचा, तो जब यहाँ पे अंत में जब विरामावस्था में आएगा, इसका मतलब क्या, इसकी विपरीत दिशा में भी तो 200 न्यूटन का ही बल लगेगा ना भाई, तभी तो विरामावस्था में आएगा। अगर 200 न्यूटन का बल नहीं लगेगा तो विरामावस्था में आएगा ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो आरोपित बल किसके बराबर हो जाएगा, आरोपित बल बराबर घर्षण बल। तो आरोपित बल कितना है, 200 न्यूटन का, तो 200 न्यूटन बराबर घर्षण बल, बात खत्म, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। बाकी जिसके जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, ठीक है।